Hello everyone, myself Parvez Nagra studying in class 11th in KK Sudan, Jaipur. So today we are here to talk on the topic if there is no struggle, then there is no success. So today we have Sir S.D. Joya with us to talk on this topic. Very good, Parvez. You have asked me a very good question, a very intellectual question, that what is the role of struggle in getting success? I must say that there is no struggle, no success. You can't get any success until and unless you pay its cost. I must say the struggle is the cost of your goal. You can achieve any kind of goal in life. You may be RS, you may be IS, you may be a doctor, you may be engineer, whatsoever. But there is a condition, and condition is your struggle. How much struggle you do, how much cost you do. There is different cost for different goals. If you want to be a RS, there is a cost. If you want to become an IS, there is a cost. It depends on you. Either you pay its cost or not. And cost is in terms of struggle, how you take the things, how you do your efforts, how you concentrate what is your passion, what is your attitude, what is your concentration, what is your effort towards it, what is your mentality. All these collectively decides about your goal. And I must say, none person who don't make any struggle perhaps cannot get any kind of goal in life. I must say, एक मैं उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा आपको कि किस तरह स्ट्रगल लाइफ का एक पार्ट है, एक सफलता का पार्ट है। एक सक्सेस होने के लिए आदमी को सफलता पाने के लिए उसको उसके संघर्ष की कड़ी में से कैसे गुजरना पड़ता है। एक बार एक कैटरपिलर का बर्थ हो रहा था। मैं आपको एक बर्ड ऑफ कैटरपिलर इसकी एक स्टोरी बताऊंगा आपको कि एक कैटरपिलर जब बर्थ जन्म लेता है उस समय उसके ऊपर एक खोल रहता है, और खोल वो जो कैटरपिलर है वो ट्राई करता है कि खुद में खुद उसको तोड़े। He tried his best। बस उसी समय कुछ लड़के देखते हैं, कुछ बच्चे देखते हैं, आप जैसे लोग, कि ये उसको बड़ा पेन हो रहा है। It caterpillar suffering from a pain, a great pain। और बच्चों ने ऐसा सोचा कि अगर ये इसको खोल तोड़ने में इतना प्रयास कर रहा है तो हमें इसकी मदद करना चाहिए। वो बच्चे चाहते हैं कि इस कैटरपिलर को रिलीफ दें और इसका खोल हटा दें, और वैसा ही करते हैं। उन्होंने बच्चों ने कुछ भी लिया, वो स्टिक ली और उस खोल को हटा दिया उसको रिलीज करने के लिए कि अब ये कैटरपिलर आराम से बाहर निकल पाएगा। एंड यू सी, वो कैटरपिलर जो पहले स्ट्रगल कर रहा था, अपने खोल को तोड़ने के लिए तोड़ रहा था, थोड़ी ही देर में आपस में वो लगता है कि वो मतलब परेशान हो रहा है, उसकी एक्टिविटी से वो लगा जैसे वो अच्छा फील नहीं कर रहा, और थोड़ी ही देर में उसकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कैटरपिलर जो बटरफ्लाई बनने वाला था, जो तितली बनने वाला था, जो उड़ने वाला था, वो हैंडीकैप्ड हो गया, चल नहीं सका, उड़ नहीं सका, और थोड़े से समय बाद में उसकी डेथ हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो स्ट्रगल था, that makes him powerful, that makes him perfect, that makes him able to get his goal of flying, कि वही वो जो ताकत वहां से पैदा होती है और वही उसको आसमान में उड़ाती है। लेकिन चूंकि he has not faced that, बच्चों की वजह से उसने उसको फेस नहीं किया, उस स्ट्रगल को फेस नहीं किया, वो उसका खोल डायरेक्ट हो गया तो उड़ नहीं पाया, और थोड़ी ही देर में वो तड़प के जान ले लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ में स्ट्रगल बहुत जरूरी है। स्ट्रगल मेक्स यू पावरफुल टू फेस द थिंग्स, टू फेस द ऑब्स्टेकल्स। ये सब चीजें जो रास्ते में बाधाएं आती हैं उसे लड़ने की ताकत देता है, और जो लड़ने की ताकत रखता है मैदान के अंदर वही योद्धा बनता है, वही जीतता है। तो आपको अगर जीवन में लक्ष्य हासिल करना है तो आपको विजय हासिल करने आनी चाहिए अपनी बातों की, और वो तभी आता है जब आप स्ट्रगल करते हैं। अगर आपने साधारण दिनों में संघर्ष नहीं किया, आप अगर उसमें संघर्ष नहीं करते कभी, तो जब परिस्थितियां आएगी या आपको गोल अचीव करना पड़ेगा उसमें आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास पावर नहीं है और आप घबरा जाएंगे, क्विक कर देंगे। तो इसलिए स्ट्रगल बहुत जरूरी है, वो आपकी कोस्ट है कि जितना बड़ा स्ट्रगल होगा उतनी बड़ी सक्सेस होगी। इसी लाइफ में गोल मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपने उसको पाने के लिए आप कितने लेवल पे स्ट्रगल करने के तैयार हैं। एक आईएएस बनना चाहते हैं, आपको 18 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा, आप इसके लिए तैयार हैं?
आईएएस बनना चाहते हैं उससे थोड़ा कम अब उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। डॉक्टर बनना चाहते हैं उसके अकॉर्ड मेहनत करें। जितनी भी पोस्ट है या जो भी गोल है आप कोई भी हासिल करना चाहते हैं वो सारा स्ट्रगल मांगते हैं या पोस्ट मांगते हैं। जैसे आप बाजार में कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, पेन की कीमत अलग है, कॉपी की कीमत अलग है, साइकिल की कीमत अलग है, हेलीकॉप्टर की कीमत अलग है, बाइक की कीमत अलग है, कार की कीमत अलग है। These all are decided by their cost. You can get either car, motorcycle, whatsoever, but you have to pay the cost. Until and unless you don't pay the cost, you can't get the things. आप उसको अचीव नहीं कर सकते। इसी तरह हमारा स्ट्रगल है। स्ट्रगल उसकी कॉस्ट है। हम अगर इसको ये सोच लें कि हम बिना कीमत दिए कोई ले सकता है तो ले नहीं सकता। आप बाजार में जाए और शोरूम पे जाए, सपोज कीजिए कि मुझे कार लेनी है, कहते आप पोस्ट कीजिए, आप उम्मीद कर सकते हैं कि कार आपको बिना पैसे मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। इसलिए वो जो आपको स्ट्रगल बता रहे हैं वो स्ट्रगल एक्चुअली इसकी कॉस्ट है, उसकी जर्नी है कि आपको वो जर्नी करनी पड़ेगी, वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अगर आप बम्बई जाना चाहते हैं तो बम्बई की जर्नी आपको करनी पड़ेगी। ये आपकी स्ट्रगल एक जर्नी है, इसकी कॉस्ट है, इसको आप कॉस्ट भी कह सकते हैं, जर्नी को कह सकते हैं। तो गोल हासिल करने के लिए आपको इससे गुजरना ही पड़ेगा। अगर हम कहें कि कोई भी सफलता पाने के लिए अगर हम स्ट्रगल को हटा दें तो इसका मतलब है हम सक्सेस पाने की चाहत रखते ही नहीं, गोल पाने की चाहत हमारी है ही नहीं, लक्ष्य पाने की हमारी चाहत है ही नहीं, क्योंकि गोल की कल्पना हम लक्ष्य स्ट्रगल के बिना कर ही नहीं सकते। गोल स्ट्रगल इज द बेस ऑफ सक्सेस, स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ सक्सेस, स्ट्रगल इज द कॉस्ट ऑफ सक्सेस। ये सारी बातें हैं कि जब तक आपके पास कोई गोल पाने के लिए अगर आप स्ट्रगल नहीं करते हैं, इसी कॉस्ट पे नहीं करते हैं, तो आप उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और वे लोग जो मतलब अपना स्ट्रगल करते हैं उसकी कॉस्ट पे करते हैं, और जितनी कॉस्ट पे करते हैं वैसा आपके जीवन में लक्ष्य मिल जाता है। इसलिए मायने ये नहीं रखता आपके गोल कितना बड़ा है, मायने ये रखता है कि आपका स्ट्रगल कितना बड़ा है। जितना बड़ा गोल है वैसे ही आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। तो स्ट्रगल के बिना हम सक्सेस की सोच ही नहीं सकते। So sir, my next question will be, what are your achievements and how did you achieve them? Yes, Parvez, you have, again you have asked me very good question. You have glanced in my past. I must say, what I have achieved in my life, that is a wonderful journey. That is a great journey for me. Because there is sentiments, there is a connection. There is a connection towards my father who has gone more than 50 years ago, but still I have connected with him. एक जर्नी एक ऐसी जर्नी है कि मैं अपने पिता के साथ जो मेरे रोल मॉडल थे उनके साथ जुड़ा हुआ और वहीं से सक्सेस शुरू हुई। एक कहानी है, एक जर्नी है। 1965 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, एंड ही वाज ए लेजेंडरी पर्सन ऑफ दैट टाइम। पीपल यूज्ड टू टॉक अबाउट हिम, अबाउट हिज कैरेक्टर, अबाउट हिज पर्सनालिटी, about the deeds, about the acts. So many positive things people always describe about him. And because I was a son of him, and I was very proud that my father has a great personality. I must not say that he has money, but he has great personality. Personality of paying society, personality of doing better towards people. ये सब बातें जो समाज के लिए अच्छी बातें थी वो करने का उनकी बेहतर माना था। ऐसी बातें मुझे लोगों ने बताई कि आपके फादर यूं थे, आपके फादर यूं थे। तो मैं बच्चा था उस समय, 3 वर्ष की उम्र थी मेरी, तो मेरे घर कर गई ये बात। मतलब लोग इतनी बातें करते हैं जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैं तो उनका बेटा हूँ, ये तो कोई रिश्तेदार ही नहीं है, खाली दोस्त हैं उनके, कभी साथ रहे होंगे, लेकिन उनके जाने के बाद भी जाने नहीं दिया उनको। तो दिस वाज द टर्न इन माय लाइफ, आई मस्ट से दैट वाज द टर्न इन माय लाइफ। क्योंकि बच्चा था, मेरे दिमाग में ये बातें बैठ गई। तो मैं अक्सर यूँ सोचता था कि ऐसी क्या बात थी उनकी जो लोग आज भी बातें करते हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं, पिताजी आप उसकी दुनिया से चले गए, आपका शरीर चला गया, लेकिन मैं आपके व्यक्तित्व को नहीं जाने दूंगा। आपके जो कार्य जो आप करना चाहते थे लाइफ में उनको मैं पूरा करूंगा। तो मैंने डायरी लिखना शुरू किया और मैंने डायरी में पहली लाइन लिखी थी कि पिताजी मैं आपका शरीर तो जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं पूरे हिंदुस्तान में आपके नाम को पहुंचा दूंगा। दिस वाज द डेडिकेशन, दिस वाज माय प्लेज टुवर्ड्स हिम। ये मेरी प्रतिज्ञा थी उनके प्रति कि पिताजी मैं आपके मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि आपको हिंदुस्तान में लोग जानेंगे। एंड दैट वाज द कमेंसमेंट ऑफ माय जर्नी। वो जर्नी की शुरुआत थी मेरी।
वहां से एक जर्नी शुरू हुई। यानी मैंने अपने आप को बांध लिया कि मुझे एक बड़ा गोल अचीव करना है। मैंने पहले भी कहा कि आप कितना भी बड़ा गोल ले लें, रास्ता जितना लंबा होगा, आपका गोल जितना बड़ा है, उसके हिसाब से ही आपको लक्ष्य तय करना पड़ेगा। उसके बीच में बहुत बात आएगी, बहुत बातें होंगी, लेकिन आपको कभी परवाह नहीं करनी। माई रोल मॉडल वाज माई फादर। आई नेवर केयर्ड व्हाट पीपल सीज, बट आई ऑलवेज कंसिस्टेंट इन माई जर्नी। मैंने हमेशा अपनी जर्नी को जारी रखा और मैंने एक प्रण किया कि मैं आपके नाम को जिंदा करूंगा। अब कैसे जिंदा करूंगा कोई समझ नहीं आता। मैंने ये प्रतिज्ञा तो ले ली, भावना में ले ली, एक रिश्ता था इसलिए ले ली, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूंगा। लेकिन मैं एक बताऊं परवेज आपको बहुत अच्छी बात, कि जहां चाह होती है वहां राह बनती है। और गोल मेक्स कंस्पायरेसी। इफ यू हैव ए वंडरफुल गोल, अगर आप कोई ऐसा गोल ले लेते हैं हमें पूरा करने के लिए, तो ईश्वर सारी व्यवस्था करता है। वो कंस्पायरेटर है सबसे बड़ा, कि वो उसकी सारी सारा मैनेज करता है। मुझे भी पता नहीं था। मैंने 1985 में जब मैं घर से अलग हुआ तो मैंने मेरी जर्नी जीरो से शुरू की। मैं मजदूरी किया करता था, गांव में जाता था, खाली बारदाना लाता था, ट्यूशन पढ़ाता था, ऐसे काम करता था, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं मेहनत के दम पे करूंगा। मुझे घर से कुछ नहीं लेना। एंड आई हैव स्टार्टेड माय कैरियर फ्रॉम जीरो। मेरे पास कोई पैसा नहीं था। मदर को मैं मदर के साथ रहता हूँ आज भी, तो उनके साथ रहा, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं था। मैं अपनी फीलिंग्स से, जो मेरे सेंटिमेंट्स थे, उनको साथ लेके, जो मेरी प्रेस थी उसको साथ लेके मैं घर से अलग हो गया। वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई। अब मैं मेहनत करता, मजदूरी करता और साथ में ट्यूशन पढ़ाता। मैं शाम को घर पे आता तो ट्यूशन पढ़ाता। एक समय आया कि मैंने घर पे ट्यूशन ही पढ़ाना शुरू किया, बाकी काम मैंने इसलिए छोड़ दी कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ठीक से, क्योंकि मेरा उद्देश्य था किसी सर्विस को जरूर करना। और जब मेरे पास खूब बैच आने लगे, मैं इंग्लिश पढ़ाता था, मैथमेटिक्स पढ़ाता था, 2 सब्जेक्ट में पढ़ाता था। वो जब बच्चे जाने के बाद मैं खुद स्टडी करता और बच्चे आते तो मैं ट्यूशन पढ़ाता। उसके बाद 1989 में मेरी सर्विस पे मैं LIC में विकास अधिकारी पद पे चयनित करने लग गया। और वहां से एक जर्नी की शुरुआत हुई, जहां जो यात्रा मैंने जीरो से शुरू की थी, और जो मेरा एम था कि मैं आपके नाम को पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में करूंगा। मैं भी नहीं जानता था कैसे होगा, लेकिन एक जुनून था कुछ करने का। मैं फतेहपुर मेरी पोस्टिंग हुई और वहां भी चूंकि मेरे भीतर पूरी स्थिति थी कि मैं पॉजिटिविटी फैलाऊं, तो मुझे एक बात हमेशा मेरे भीतर थी कि मैं नेगेटिव नहीं हूं। मैंने हमेशा पॉजिटिव पक्ष देखा। मैंने गरीबी में मैंने कभी असंतोष व्यक्त नहीं किया ईश्वर के प्रति, हमेशा खुश रहा। और यही बातें मैं कराना चाहता था कि आप जिंदगी में आपका लक्ष्य क्या है, पैसा कमाना है या खुशी रहना है। तो मेरा जो लक्ष्य था वो खुश रहना, कि मुझे ये रहते हुए सारे लक्ष्य हासिल करना है। वरना तो आप पैसे से बन जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, अपने लक्ष्य से नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन मेरा ये था कि मुझे अगर सूखी रोटी खा के भी और अगर मेरा लक्ष्य हासिल करने को मिलेगा तो मैं करूंगा। इट कॉस्ट आई हैव टू पे। मैं यहाँ तक तैयार था। LIC में रहा, कोई जोर नहीं आया। 27 साल की मैंने सर्विस की, उसके बाद BRS ले गई। इसके बीच में जर्नी शुरू हुई। मैंने ही बताया आपको कि जहां आपकी चाह होती है वहां राह बनती है। ईश्वर अपने आप राह बनाता है। और मेरे भीतर एक लिखने का जुनून जो पैदा हुआ, डायरी लिखता था मैं, तो मैंने एक किताब तैयार की। वो पहली किताब तैयार की हुई। मैं बड़ा प्रफुल्लित था, बहुत खुश था कि आज मेरी किताब तैयार हुई है। तो मैं विमोचन के लिए जयपुर आया और मेरा सौभाग्य है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उस समय 2006 में मेरी पहली जो किताब लॉन्च हुई थी वो तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के हाथों हुई थी। मैं आपको किताब दिखाना चाहूंगा। ये किताब है सिराज वचन। इसे मैंने कोटेशंस के माध्यम से, जो मैंने लाइफ में देखा, जो स्ट्रगल देखा, उसको मैंने लिखा कोटेशन, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो पढ़ना पसंद नहीं करती। इसलिए मैंने कोटेशंस के रूप में लिखा कि अगर कहीं से भी 10 लाइन भी पढ़ लेगा तो वो मोटिवेट फील करेगा, एनर्जेटिक फील करेगा, इसलिए मैंने लिखा। और इसके ऊपर जो फोटो है ये मेरे फादर का है। और ये फादर का फोटो मैंने इसलिए लगाया कि मैंने इनसे प्रतिज्ञा की थी, उनसे एक वायदा किया था कि पिताजी मैं आपके शरीर को तो जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन आपके नाम को जिंदा करूंगा, आपको घर घर पहुंचा दूंगा। तो मैंने ये फोटो इसलिए लगाई कि ये हजारों किताबें जब छपी, लोगों के घर में जाए, तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने फादर को लोगों के घर तक पहुंचाया। मेरा ड्रीम है, वो रियलाइज हो रहा है। और ये बात मुझे भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने पूछा भी कि आपने ये फादर की फोटो इस पे कैसे लगाया। तो मैंने उन्हें कहा सर, मैंने उनसे कमिटमेंट किया था, उनकी तो डेथ हो चुकी, मैंने उनसे कमिटमेंट किया था कि पिताजी आपका शरीर तो जा चुका है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आपको भारतवर्ष में पहुंचा दूंगा। और चूंकि आप नेशनल डिग्निटी है,
इसलिए मुझे ही वाकई में लग रहा है कि मेरे फादर को मैंने पूरे राष्ट्र में पहुंचा दिया। तो मैं भावुक हुआ और भैरव सिंह जी ने मेरी पीठ पे हाथ रख के कहा था कि ऐसे बेटे ईश्वर सबको दे। ये मेरी वहाँ जर्नी रही, वहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो उसके बाद में जब किताबें शुरू हुई, पहली किताब मेरी आई, उसके मैं ये सोचना था कि मैं जितना जानता था वो तो लिख दिया, अब मैं क्या लिखूंगा। जो मैंने किताब बनाई, एक किताब बनाने के लिए बहुत समय चाहिए, और एक किताब बनी तो मैंने सोचा जो मैं जानता था वो तो लिख दिया। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी, असल में वो एंड नहीं था, दैट वाज जस्ट बिगिनिंग, दैट वाज जस्ट कमेंसमेंट, वो एक शुरुआत थी। और उसके बाद में मुझे जुनून पैदा हुआ कि मैं और लिखूं। मैं नहीं जानता था, मैंने पहले भी कहा आपको कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह बन जाती है, और ईश्वर को रहा था। ईश्वर ने, चूंकि मैं डेडिकेटेड था अपने फादर के लिए कि मुझे राष्ट्रीय स्तर का काम करना है और ले जाने वाला ईश्वर, तो फिर कमी भी आती नहीं। तो दूसरी किताब लिखी गई उसके जस्ट बाद में, वो ये मैं दिखाऊंगा आपको। ये किताब सफलता के सूत्र, इसको भी मैंने कोर्स के रूप में लिखा, और इसका विमोचन मेरे कोई प्रयास नहीं थे। लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था 2009 में दिल्ली पैलेस में, जयपुर में, उसमें अमिताभ बच्चन आए हुए थे और मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके सिग्नेचर इस पे लेने के साथ। तो मेरे लिए यही विमोचन था, ये लॉन्चिंग थी। तो ऐसे बड़े हाथों में जो भैरव सिंह जी शेखाव साहब के होंगे, मैं आपको साइन दिखाऊंगी विमोचन के, ये उनके साइन है, भैरव सिंह जी शेखाव साहब है। ऐसे लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक राष्ट्रीय स्तर के जो लीडर उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अमिताभ बच्चन जैसे एक आज जो लेजेंडरी व्यक्ति है, फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत उनको हम मानते हैं, पूरा मान सम्मान देती है इंडिया, उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद में तीसरी बुक मैंने निकाली, हौसला ढूंढा, जिसमें मैंने स्टोरी के माध्यम से स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश किया, यूथ को समझाने की कोशिश किया कि आप सक्सेस लाइफ में कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने किताब लिखी स्टूडेंट, शिक्षक और अभिभावक, जिसमें एक स्टूडेंट को टीचर और पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्टेशन है, एक टीचर को स्टूडेंट्स और स्टूडेंट से क्या, फादर्स को पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्टेशन है, और एक पेरेंट्स को टीचर और स्टूडेंट्स या उसके अपने चिल्ड्रन से क्या एक्सपेक्टेशन है, यानी आपस में एक व्यक्ति को बाकी दो से क्या एक्सपेक्टेशन है। इसको मैंने छोटी छोटी स्टोरियों के माध्यम से लिखा कि आपस में इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। एक स्टूडेंट्स क्या चाहता है, अपने माँ बाप से क्या चाहता है, टीचर से क्या चाहता है, एक टीचर क्या चाहता है, एक पेरेंट्स क्या चाहता है। और ये सीकर डिस्ट्रिक्ट में करीबन 200 स्कूलों में गई ये किताबें, वहां से गई। तो जब किताबें वहां चली गई तो मुझे लोगों ने बुलाना शुरू किया, और मेरा जो एम था कि मुझे अपने आप को स्प्रेड करना है, फैलाना है, तो एक बोलने का क्रम शुरू हुआ। तब मैंने एक माध्यम बनी किताब, और मैंने एक सपना देखा कि मुझे, अब चूंकि किताबें मेरी चल चुकी इतनी, तो मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, क्योंकि मैं स्कूलों में जाता था, लोग मुझे बोलने के लिए बुलाते थे। तो मुझे भी लगता था कि अगर तुझे बोलने के लिए बुलाए तो तेरे जैसा स्पीच होना भी चाहिए, कोई स्टेज पे तेरे साथ दूसरा बैठा। एक मेरी अपनी थी बादशाही, मेरा कंपटीशन मुझसे था कि मैं जब बोलूँ मान लो तो स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि मुझसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं बच्चे, एक्सपेक्ट करते हैं स्कूल में जाता। मैं खाली नेता मुद्रा नहीं बोल सकता था किसी भी बात पे। मेरा ये था कि मैं यूथ को क्या दे सकता हूँ, स्टूडेंट को क्या दे सकता हूँ, टॉपिक उसमें पोटेंशियलिटी होनी चाहिए, उसमें दम होना चाहिए उस बात के अंदर। तो मुझे वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बना। स्कूल्स में, कॉलेज में मुझे कुछ स्कूल पेमेंट भी करती, क्योंकि मैं ग्रोथ करता, पेमेंट मैं नहीं लेता था उसमें, मुझे बोला थी, लेकिन मेरा पैसा नहीं आता था मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूं। अब देखिए ईश्वर सब व्यवस्था करता है, और वो इस व्यवस्था यहाँ की कैसे हुई कि मेरी एक किताब, एक लोटस डेयरी है राजस्थान की, जो सर्च के बाद में राजस्थान की दूसरी बड़ी डेयरी, उसके मालिक है श्री अशोक कुमार जी मोदी। मैं उनके बारे में तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को आज के समय अगर जिंदा को देवता देखना हो तो श्री अशोक कुमार जी मोदी से मिलना चाहिए। एक आदमी जो करीबन 10 और 15 हजार करोड़ की पार्टी है, 10,000 से ऊपर 15,000 से इसके बीच की इतनी बड़ी पार्टी है, लेकिन इतनी सहजता, इतनी सरलता, इतने इंसानियत, इतने देवी गुण उनमें है कि मैं किताब के माध्यम से उनके संपर्क में आया। आपने मेरी किताब पढ़ी, मुझे फोन किया, तो बोले आप मेरे साथ 2 मिनट में खाना बोल रहा हूँ सर। तो बोले मेरा नाम अशोक कुमार मोदी है और मैं यहाँ जयपुर में, और मैं दोपहर में यहाँ बैठता हूँ, तो कभी आप आए तो मुझे। तो मैंने जब मेरे पास फोन आता था मैं किताबें लिखा, तो मैं फैन लिख के आगे नाम लिख लेता था, ताकि आगे से कभी फोन आए तो शर्मिंदा नहीं हो, मैं पहचान अपनी पहचान कीजिए। तो मैंने सोचा कि अशोक कुमार जी मोदी फोन आए हैं ना, तो अपने को कभी बिका जाए तो मिले नहीं। मैं उनसे मिला एंड आई वाज शॉक्ड
कि वो इतना बड़ा आदमी उसने अपने बारे में कभी बताया नहीं। और हकीकत ये है कि जो बड़े आदमी होते हैं वो कभी नहीं बताते, तो छोटे लोग बताते हैं क्या नहीं है। ये फर्क भी देखा मैं, जब बड़े लोगों से मेरा संपर्क हुआ तब पता लगा कि बड़े तो ये हैं कि जितना होने के बाद भी कोई शो नहीं करते। असल में बड़े वो हैं जो बताते नहीं है, वो नहीं है जो किसी ने अपने आप को एक्सपोज करते हैं, वो बड़े नहीं है। ऐसे संपर्क में आया, हमारी दोस्ती रही, और वो दोस्ती इतनी अधिक हो गई कि हम दोस्त एक यूँ लगता था कि जैसे परिवार का हिस्सा है। वो मेरा बहुत सम्मान करते थे। मेरी दोस्ती उसी यूँ थी जैसे पहाड़ अगर चल रही थी, एक कण की और एक पहाड़ की दोस्ती। वो पहाड़ थे, मैं उनका एक कण था, लेकिन दोस्ती हमारी बहुत अच्छी रही। एक बार उन्होंने मुझसे बात कही कि जो साहब आपको देख के यूँ नहीं लगता कि आप कोई सर्विस करने के लिए आए हैं, आप LIC में आए हैं, इसके लिए ऐसा लगता नहीं है। आपकी नेचर, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेव, आपकी पॉजिटिविटी, आपके एफर्ट्स, ये आपका जो ड्रीम, ये सारी चीजें देख के यूँ लगता है कि आपको सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि एक समय आएगा कि मैं मतलब सोसाइटी के लिए करूँगा। उनका इनडायरेक्ट मुझे हिट था कि आप LIC में जो विकास दिखानी है तो ये तो कोई भी कर लेगा, ये में करने वाला तो बहुत है, कोई आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा कर देगा, लेकिन आपका जो नॉलेज जो ईश्वर ने आपको दिया है उसके माध्यम से ये सोसाइटी तक पहुंचना चाहिए। आपकी बातें सोसाइटी तक पहुंचना चाहिए, आपकी बातें स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए, आपकी बातें यूथ तक पहुंचनी चाहिए। तो फिर ये नेशन की ग्रिप है, एक बैकबोन है। हमारा स्टूडेंट्स, हमारी यूथ है, वो नेशन की ग्रिप है, आगे की उसकी बैकबोन है। तो आपको इस पे काम करना चाहिए। और अल्टीमेटली मैं चूंकि स्टोरी को लंबा नहीं करना चाहूँगा, शॉर्ट में इसको कहना चाहूँगा कि वो दिन आया कि उन्होंने मुझे VRS दिलाया, मुझे VRS दिला दिया। मैं गवर्नमेंट जॉब से होते हुए अच्छी सैलरी लेना था, लेकिन उन्होंने मुझे VRS दिलाया और जयपुर ले गए। मैंने यहाँ अपना मोटिवेशन सेंटर चलाया और फिर उन्होंने अपना जो CSR, जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक जो कॉर्पोरेट है उनका एक पार्ट है जिसमें वो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, तो उस पार्ट में मुझे एज ए मोटिवेटर उन्होंने रख दिया। और मुझे अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से, उनकी कंपनी के लोग जाते थे, स्कूल्स में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, उनको बुक करते थे और उसमें आपकी केस पे भी मैंने प्रोग्राम किया था। और सभी जगह वो बुक करके आते, वहाँ जहाँ बुक करके आते, मैं फिर उस स्टेट की करते वहाँ पर जाके उनके साथ मैं लेक्चर करके आता। तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर बना। अब आप कल्पना करिए कि एक मजदूर जिस दिन मजदूरी करता था बहुत साल पहले, मेरी सर्विस तो 1989 में लगी, 85 में मैं घर से अलग हुआ, उस समय मजदूरी नहीं करता। 85 का जो ड्रीम है वो उसका 2006 में पहले किताब की लॉन्च के साथ वो लेखक बनता है और उसके बाद में वो मोटिवेशनल स्पीकर बनता है। लेकिन उसकी नींव कब रखी गई थी? नींव उस दिन रखी गई थी जिस दिन मैं मजदूरी करता था, मेरी फाउंडेशन तब रखी गई थी। तो मैंने अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखा, वहां से अपनी जर्नी को शुरू किया कि मुझे ऐसा करना है। और मेरा एम उस दिन भी था कि मुझे ना इंडिया लेवल पे अपना नाम करना है, अपने फादर को वहां पहुंचाना है। तो वो हुआ, लेकिन ये रखा तो वहां उस समय गया था। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में कोई ऐसा गोल, कितना भी बड़ा गोल है, लेकिन आपका एफर्ट्स वो अगर सच्चे हैं, आपके प्रयत्न सच्चे हैं, तो ईश्वर सारी की सारी रास्ता करता है उसके लिए। अब ऐसा माध्यम बना मोदी जी के माध्यम से कि मैं जयपुर की, मैंने बहुत सारी सैकड़ों इंस्टीट्यूट्स में मैंने प्रोग्राम किए और इनके माध्यम से ऐसे संपर्क बने कि मैं CM हाउस में जैसे वहाँ प्रोग्राम करने मेरे बुक्स गई। इवन की जो अभी मौजूद मुख्यमंत्री हैं श्री गहलोत साहब, उन्होंने भी मेरी किताब ली और उन्होंने ऐसे किया कि हम उस किताब को भी कहीं भी इसको लगाएंगे, ऐसा लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे। तो कहने का जब मैं सोचता हूँ कि मुझे इतने बड़े लोग मेरे संपर्क में आए, तो ये तब आए जब मेरा एक पैशन था, मेरा डेडिकेशन था, मेरे एफर्ट्स थे। तो इन सारी चीजों ने मुझे वहां तक पहुंचा दिया। इसलिए मायने ये रखता है कि आप अपनी लाइफ में अपना स्ट्रगल कैसे करते हैं, आपकी डेडिकेशन कैसी है, आपका डिटर्मिनेशन कैसा है, फिर चाहे कितना भी बड़ा गोल हो आप अचीव कर लेंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर के माध्यम से यूँ समझता हूँ कि मैं अब हिंदुस्तान में पहुंचूंगा, क्योंकि ईश्वर ने मेरे को प्लेटफॉर्म दे दिया। अब मुझे बोलने का ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि मैं कहीं भी चला जाऊँ। मेरी बुक्स ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि मैं किसी भी व्यक्ति से मिल सकता हूँ, मैं किसी राजनेता से मिल सकता हूँ, किसी ब्यूरोक्रेट से मिल सकता हूँ। ये मेरे पास टोकन है, ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेरी थॉट थी कि मैं हिंदुस्तान में पहुंचूंगा कैसे। आप पैसे देके कलेक्टर से नहीं मिल सकते, लेकिन आप किताब देके मिल सकते हैं। आप पैसे देके किसी नेता से नहीं मिल सकते या किसी बड़े व्यक्ति से नहीं मिल सकते, लेकिन आप किताब देके अपनी लिखी किताब दें तो रिगार्ड ऑफ आपसे मिलेगा। इसका मतलब प्रोसेस शुरू हो चुकी है।
तो अब धीरे धीरे जबकि अब यात्रा यहाँ तक पहुंची है कि मैं जयपुर को जानता हूँ, जयपुर मुझे जानता है, बहुत से लोग जानते हैं, और उनके माध्यम से इन फ्यूचर ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा। अभी रिसेंटली जैसे मैंने फिल्म स्टोरी आपने लिखी है, लाफ्टर चैनल जो कपिल शर्मा शो आता है वो भी लिखा है। अभी कोरोना की वजह से मैं कर नहीं पाया, बॉम्बे में जाके गया था, मिलना संभव नहीं हुआ, लेकिन मेरी लिखी हुई चीज़ें उनको भी पसंद आई। तो इन फ्यूचर वो लगता है कि मुझे यहाँ से जयपुर के बाद मुझे फ्लाइट जाएगी तो शायद बॉम्बे जाएगी, और इस पर जाने में कैसे करेगा, लेकिन मेरी भावना सच्ची है, मेरे प्रेम सच्चे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं वो सब कर दूंगा जो मैंने सोचा। इसलिए आपकी गोल कितना बड़ा, आपका डेडिकेशन अच्छा होना चाहिए, वो रोल मॉडल होना चाहिए और कारण होना चाहिए सक्सेस कि मैं सक्सेस, मैंने ये सोच लिया था कि मुझे मेरे फादर का नाम करना है, एक रीजन ने और मुझे बना दिया। इसलिए अगर आप जीवन में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो एक रीजन बनाइए कि मुझे अपने फादर के लिए करना है, मुझे अपनी मदर के लिए करना है, मुझे इसलिए एक रीजन बनाइए और वहां से बन जाएगी अपने आप, उसके साथ कनेक्ट कर लीजिए। फिर रास्ते में कितनी दुश्वारियां आ रही, कोई भी नहीं रहता, आप अपने प्रयत्न जारी रखिए, इस व्यवस्था करेगा आप सफल पक्के होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मैंने सोचा कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, बना। अब इसके माध्यम से फर्दर जो जर्नी है उसमें मुझे डाउट नहीं है, समय लगेगा, लेकिन मैं वहां भी पहुंचूंगा। तो यही एक पैरामीटर है कि आप करते जाइए, अपने प्रयत्न सच्चे हो, आपको सफलता का इंतजार कर रही है। So sir, I would like to ask that what are the needs to acquire gold? Yes, again very good question you have delivered. Always, I must congratulate you are going to ask very wonderful and very depth questions. I will say there is two basic requirement of success. Basic requirements. Why do you want to get success? Why don't you want to fail in life? Why do you have a great curiosity to get success? Why do you? आप सक्सेस होना क्यों चाहते हैं? उसका कारण क्या है? This reason makes your reason depends. If you have great reason, you will certainly get success. If you have poor reason, there is no guarantee of success. Certainly, obviously, अगर आपके पास ये रीजन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप थोड़ी दूर चलेंगे और भटक जाएंगे, कभी ये लक्ष्य करेंगे, कभी ये, अपने सारी जिंदगी अपने गोल भी बदल देंगे। और मोस्टली दिस हैपेंस, मोस्ट पीपल डोंट हैव स्ट्रॉन्ग रीजन, एंड द पीपल हु हैव ग्रेट रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन, ऑब्वियसली दे गेट, नो वन कैन स्टॉप देम, कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको एक छोटी सी घटना के माध्यम से बताऊं कि कैसे किसी व्यक्ति के पास में अगर रीडिंग स्ट्रॉन्ग है तो वो लक्ष्य को हासिल कर लेता है। एक स्टोरी है, एक बार एक खरगोश झाड़ी से निकलता है, और जैसे ही झाड़ी से निकलता है कुछ हाउंड्स, शिकारी कुत्ते उसे देखते हैं और देखते हुए लगते हुए वंडरफुल, मजा आ गया, आज सुबह सुबह एक खरगोश मिल गया, अब उसका नाश्ता करेंगे, मजा आ गया। और सारे कुत्ते, 5-7 जो कुत्ते होते हैं, वो सोचते हैं अभी पकड़ लेंगे और इसका चटनी बना देंगे, इसका नाश्ता कर देंगे। तो वो उसके खरगोश के पीछे दौड़ते हैं, एंड द राइट स्टार्ट हुआ, खरगोश दौड़ने लगा, कुत्ते उसके पीछे, कुत्ता भी लग रहा था अभी पकड़ लेंगे, बस थोड़ी सी दूर ये दौड़ रहा है, अभी पकड़ लेंगे। बट द rabbit start do his best, did his best, उसने अपना बेस्ट किया, वो इतनी तेज दौड़ रहा था कि कुत्तों को लग रहा ये क्या हुआ। हम अपने आप को बड़ा 30 मार का समझ रहे थे, बड़े योद्धा समझ रहे थे, और ये तो बहुत तेजी से भाग रहा है। कुत्तों ने और तेज दौड़ना शुरू किया, खरगोश ने और तेज दौड़ना शुरू किया, और दौड़ते दौड़ते वो जो कुत्ते हैं उनका बुरा हाल हो गया, और वो खरगोश एक झाड़ी में कहीं गिर चला गया। उनको बड़ा बुरा लगा, सारे कुत्ते इकट्ठे हुए, आपस में बातें की, बोले ये क्या हो गया, अपने तो अपने आप को बड़ा मानते हैं, बहुत शुभा मानते हैं, और ये बच गया, देखो कितनी तेजी से दौड़ा, और हम जितना दौड़ सकते थे हम दौड़े, we did our best but fail, हम इनको पकड़ नहीं पाए। तो उनको बड़ा ऐसे कि छोटा सा ये खरगोश कैसे बच गया, तो इसको पूछना चाहिए, दैट इज द ट्रिक। तो वो जाके उस बिल के पास जाते हैं और जाके कहने लगे यार खरगोश तुम बाहर आएगा, बोले क्यों, मैं बाहर क्यों, आप तो मुझे खा जाएंगे, बोले तेरे को खाएंगे नहीं, बस एक बात पूछेंगे बस, बोले मैं आपकी बातों माने वाला नहीं, आप शिकारी कुत्ते हैं, अब मैं खरगोश भाई, मैं क्यों आऊंगा आपके पास से, बोले नहीं तुम बाहर आ यार, तेरे से एक बात पूछनी है। तो बोले मैं बाहर तो नहीं आऊंगा,
आप मुझसे बात क्या करना चाहते हैं वो बता दीजिए। और उसे बात एक प्रश्न पूछना है तो खरगोश ने कहा एक काम करो, आप थोड़ा दूरी बनाओ, आप थोड़ा सा 5 मीटर दूर चले जाओ और मैं इस बिल में से अपने मुंह को बाहर निकालता हूँ, गर्दन बाहर निकालता हूँ, और आप मुझसे जो बात करना चाहते हैं कुछ। तो वो बोले कुत्ते बोले चलो ठीक है, हमें मंजूर इस बात, क्योंकि वो वास्तव में इससे बात ही करना चाहते थे। ये ऐसी क्या बात थी कि आज वो पकड़ा नहीं गया, वो रीजन जानना चाहते थे। तो वो खरगोश जब उसने गर्दन बाहर निकाली तो वो कुत्ते कहने लगे यार एक बात था, हमें इतने दिन हो गए जंगल में शिकार करते हुए और हमने पता नहीं कितने खरगोश बना दिए, हमने देखते हैं तो 5 मिनट भी नहीं चलने देते, और तेरे में ऐसी क्या बात थी यार कि तुम आज पकड़े में नहीं आया। हम तो बहुत 5 साल कुत्ते थे और हम जितना दौड़ सकते थे दौड़े, इट डिड आवर बेस्ट बट फेल, बट इन वेन, बेकार था सारा कुछ। तो वो खरगोश हंसा और कहने लगा इट वाज वेरी सिंपल, ये तो बहुत आसान था। तो उसने बोले आसान कैसे? आसान था? बोले हम तुझे पकड़ क्यों नहीं पाए, आसान कैसे था ये? बोले आसान इसलिए था कि मेरे टारगेट का रीजन तुम्हारे टारगेट के रीजन से बहुत स्ट्रॉन्ग था। माई रीजन वाज मच स्ट्रॉन्गर देन यू। मेरा जो रीजन था बचने का वो तुम्हारे पकड़ने के रीजन से बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो फिर वो कह रहे देख हम तो कुत्ते हैं और हमारे बात समझ आएगी, तो तू उसको एक्सप्लेन कर कि तेरा रीजन स्ट्रॉन्ग कैसे था और हमारा रीजन वीक कैसे था और हम कैसे फेल हो गए। उसने कहा देखो तुम्हारा रीजन कमजोर इसलिए था कि तुम तोड़ रहे थे खाली एक समय का नाश्ता करने के लिए। तुम्हारे लिए तो एक नाश्ता था, लंच था, ब्रेकफास्ट था, इतना ही था। तुम तोड़ रहे थे एक समय का लंच पाने के लिए और मैं तोड़ रहा था अपने जीवन को बचाने के लिए। मेरा रीजन स्ट्रॉन्ग था, माई रीजन वाज मच स्ट्रॉन्गर देन यू। मेरी जिंदगी का सवाल था, माई लाइफ वाज इन डेंजर, मेरा जीवन संकट में था और तुम्हारे लिए एक रास्ता था। तो मेरा जो रीजन था वो बड़ा था तुम्हारे दिल से, और तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चल रही थी कि ये नहीं मिलेगा दूसरा कर लेंगे, भूखे तो मरेंगे। और मेरे लिए तो एक ही थी कि मुझे अपने आप को बचाना, आई हैव टू सेव माय सेल्फ, दैट रीजन मेक्स मी सेव। उस रीजन ने मुझे बचा दिया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास रीजन स्ट्रॉन्ग है, अगर हल्का रीजन है जहां पे और भी कोई सब्स्टिट्यूट है, अल्टरनेट है, तो आपकी संभावना उतना ही कम है। लेकिन अगर आपके पास रीजन स्ट्रॉन्ग है और कुछ नहीं है, एक रीजन ही रीजन है कि मुझे इसके लिए करना ही है, मुझे काम करना ही है, तो फिर आपको कोई नहीं मिलता। आपके भीतर इतनी शक्ति है, आपके अंदर जो हिडन पावर है वो इतनी है, सबकॉन्शियस माइंड की फिजिकल पावर है कि वो अवेकन होती है उस समय जब आपका सिंगल टारगेट होता है और स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, और उस समय आदमी कुछ भी कर सकता है। अभी थोड़े दिनों की बात है, एक घटना घटी, एक कोई छोटा बच्चा किसी गाड़ी के नीचे आया, गाड़ी के नीचे आया और गाड़ी पलट गई। उस बच्चे के भी थोड़ी ऊपर आ गई, बच्चा नीचे आ गया गाड़ी के साइड में, लेकिन पूरा उसमें नीचे नहीं आया। तो लोगों ने पास में उसका घर, उसकी मदर को पता लगा तो वो दौड़ी आए। इतने आदमी जो पहले से वहां लग रहे थे, लोग बाग खड़े थे, उन्होंने गाड़ी उठाने की कोशिश की तो जोर आ रहा था, उस अकेली औरत ने उसको गाड़ी को उठा दिया। इट इज इन प्रैक्टिकल, ये कोई वैसे फेक स्टोरी नहीं है, इन प्रैक्टिकल रियलिटी है कि जब आदमी का रीजन स्ट्रॉन्ग है कि मुझे तो मेरे बच्चे को बचाना ही है, मतलब वो उस समय भूले कि मैं औरत हूं, मैं कमजोर हूं, क्योंकि जो आप जैसा फीलिंग करते हैं वैसा ही आप उसको रिजल्ट देते हैं लाइफ के अंदर। अगर आप फील करते हैं मैं स्ट्रॉन्ग हूं तो निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा रिजल्ट आएगा। आप फील करिए कि मैं कमजोर हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो सारी जिंदगी ऐसे रिजल्ट आएंगे। यानी सारा डिपेंड इस पे करता है कि आपका थॉट क्या है, आपका रीजन जो है सक्सेस का वो क्या है। रीजन जैसे उसका रीजन था कि उसको बच्चे को बचाना है, वो सब बातें भूली कि मैं कमजोर हूं, मैं औरत हूं। वैसे ही लाइफ में अगर आपके पास भी मानते हैं कि मेरा रीजन ये है कि मुझे मेरे फादर के लिए करना है, ये रीजन है, तो ये रीजन आपको हमेशा सक्सेस करते हैं। तो पहली तो सक्सेस का ये रीजन है कि आपके पास में रीजन होना चाहिए, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं उसका रीजन होना चाहिए। एक दूसरी मैं वो भी घटना के माध्यम से बताऊंगा आपको। मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं कि जैसे हमारे सामने और ओपन एक ग्राउंड है, सब बैठे हैं और चूल्हा, सब 4 चूल्हे चले हुए हैं, अलग अलग सब्जियां बन रही हैं, चूल्हे अलग अलग कर रहे हैं और सब्जियां बन रही होती हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि जो सब्जियां बन रही हैं, एक इनमें कॉमन बात क्या है, क्या चीज है जो सब्जी को बना रही है? कि वो सारी उबल रही है। उबल रही है, उबल रही है, तो उबल रही है तो उबल क्यों रही है? क्योंकि उन
को आग लगाई जाती है इस वजह से बोल रही है। यस, आपने कहा चलो आप पर्सन तक पहुंचे, मैं बताऊंगा आपको। असल में ये बात है कि ये जो डिफरेंट वैरायटी जो सब्जियां बन रही हैं, ठीक है, ये सब्जियां हैं, ये सब्जियां कोई पहले 10 मिनट में बनती है, कोई 15 मिनट में बनती है, कोई 20 मिनट में, अपनी सब्जी की अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से ये बन रही है। लेकिन उनको बनाने के पीछे एक ही बात है कि उनके नीचे आग लगी हुई है, फायर लगी हुई है। अगर आप फायर चारों में से हटा दें सब्जी को, कोई सब्जी बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। ठीक इसी तरह ये जो सब्जियां हैं, इसी तरह की वैरायटियां हैं। इसी तरह आप आरएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, अलग तरह की सब्जियां हैं ये। अगर आपके भीतर आग नहीं है तो आप नहीं वो सब्जी पकने वाली आपकी। आप डॉक्टर बनने का सपना देख सकते हैं, वो आपकी सब्जी कच्ची रहेगी अगर आग नहीं है। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपके भीतर आग नहीं है तो कच्ची रहेगी। आरएस बनना चाहते हैं, आग नहीं है तो कच्ची रहेगी। यानी आग इज द बेस, फायर इज द बेस। अंदर कि आग है कि नहीं, हम जिन लक्ष्य को पाना चाहते हैं वो आग है क्या? ये तो सब्जियां हैं जो आप बनना चाहते हो, आप आरएस बनना चाहते हो, these are the vegetables only, just vegetables only, and need is fire, either you have it yourself or not. अगर है तो आप कोई भी सब्जी बना सकते हैं, वो आप चाहे आलू की बनाए, बैंगन की बनाए, भिंडी की बनाए, भुट्टे कुछ ही बनाए, सबका जो रिक्वायरमेंट है वो फायर है, आग है। इसलिए आग होगी तो वो टाइम ले सकती है। जैसे आईएएस है, वो थोड़ी टफ सब्जी है, एक एग करी है, वो इजी सब्जी है, ठीक है, वो फायर उसी के हिसाब से आपको फायर चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों चीजें होती है उसको लाइफ में सक्सेस पाने से कोई नहीं हो सकता। तो एक तो रीजन चाहिए और दूसरा फायर चाहिए। ये दो चीजें जिसके पास में है उसको सक्सेस पाने से कोई रोक नहीं सकता। So sir, what are the parameters of success? Very good, Parvez. We are going to ask very depthful questions, and you have asked me what is the parameter of success. Parameter is not one thing. Parameter is your thinking. Parameter your positivity. Parameter your dedications. Parameter your concentration. Parameter is your consistency towards the goal. These collectively makes you able to get success. ये सारी चीजें जो है वो मिलके आपको सक्सेस दिलाती है। सक्सेस एक चीज पे डिपेंड नहीं करती। सक्सेस वो व्यक्ति हासिल करेगा जो इन चीजों को साथ रखेगा, और उसके बाद भी उसको अनेक 3 तरह के स्टेजेस आती है, उसको पार करना होता है। जब आप कोई भी नया काम करते हैं, कोई भी गोल चुनते हैं, तो चूंकि वो आपका विजन है, आपका गोल है, दूसरों को नहीं मालूम, तो इन जनरल क्या होता है, पीपल यूज टू लाफ, तो उसकी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसे नहीं मालूम है। आप कहेंगे कि मैं एक, जैसे सपोज कीजिए कि राइट ब्रदर्स जिसने प्लेन बनाया, 2 भाइयों ने प्लेन बनाया, राइट ब्रदर्स थे उनका नाम, 2 भाई थे आप। उन्होंने जब पहले बार किसी को कहा होगा कि हम प्लेन बनाने जा रहे हैं, आसमान में लॉ उड़ा देंगे, तो आप सोचते हैं कि लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया होगा? नहीं सर, सोचते हैं नहीं? क्या आप क्या सोचते हैं, लोगों ने क्या कहा उनके बारे में? ये क्या उल्टी सीधी बातें करते हैं, बेहुदा बातें करते हैं, ये पागल हो गए, इस तरह की बातें करेंगे। These are the factors of goal. ये उस जो लक्ष्य है उसके फैक्टर हैं, you have to go through it. आपको उसके पीछे जाना पड़ेगा। आपकी चीज आपको मालूम है, आपका विजन आपको मालूम है, आपका गोल आपको मालूम है, आपका लक्ष्य आपको मालूम है, सामने वालों को नहीं। जब उसको समझ नहीं आती है तो उसको कमेंट्स कैसे करेगा? तो वो उसकी मजाक उड़ाएगा। एंड यू हैव टू प्रिपेयर, आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि ये कुछ भी कह सकता है, एंड आई हैव टू टेक इट इजी, मुझे इसको इजी लेना है, उसको दिल पे नहीं लेना। क्योंकि अगर आपने किसी भी बात को अंदर ले लिया तो यू बिकम डेविएट फ्रॉम योर पाथ, आप लक्ष्य से विचलित हो जाएंगे, भटक जाएंगे। ये पहली कंडीशन ये आती है कि आपको कोई कुछ भी कहे, कितना भी मजाक उड़ाए, चाहे वो घर में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, सोसाइटी में भी हो सकते हैं, यू मस्ट कंसंट्रेट योर गोल। आपको अपने गोल पे कंसंट्रेट करना, डाइवर्ट नहीं करना। वो परिहास उनका काम है, वो मजाक करना उनका काम है, वो कुछ भी कमेंट्स करना उनका काम है, आपको इस फेज से पार करना। सेकंड फेज ये आती है कि जब आप अपने लक्ष्य की शुरुआत कर देते हैं, जब जो लोग मजाक उड़ाते हैं वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, जब ये देखते हैं कि ये तो रुका नहीं,
ये तो अपना काम कर रहा है और उन्हें ये भी लगता है कि ये बंदा टैलेंटेड है, ये लक्ष्य पे पहुंच भी सकता है। तो चूंकि अब उनकी इंसल्ट होगी कल को अगर आप लक्ष्य को हासिल करते हैं, उनकी बातें गलत साबित होगी, इसलिए वो हिडन अपना कहीं से दूसरे इनडायरेक्ट रूप से आपका विरोध करेंगे, सोसाइटी किसी के माध्यम से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं वो सोर्स कोई भी हो सकता है, वो आपका विरोध करेंगे 2 स्टेज के अंदर। जब आपको लगेगा कि ये कहीं नहीं रुकने वाला, और तीसरी स्टेज वो आती है जब आप अपना गोल अचीव करते हैं। जिसने ये पहले 2 को पार कर लिया, आपने प्रयास को पार कर लिया, आपने विरोध को सहन कर लिया, तो आप लक्ष्य पास ही, फिर वही लोग आएंगे आपको एप्रिशिएट करने कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि आप बहुत टैलेंटेड आदमी हैं। तो दीज आर द नेचुरल फेज ऑफ सक्सेस। मैं आपको एक प्रैक्टिकल घटना बताऊंगा कि कैसे उस व्यक्ति का मजाक उड़ाया और उसको आज एक आईएएस की पोस्ट पे कलेक्टर है। बनारस की बात है ये, गोविंद जायसवाल नाम है उसका, आप उसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, उसका वीडियो देख सकते हैं। जो बातें मैं बताऊंगा आपको वो इसकी वीडियो में मिल जाएगी, उसके खुद के मुंह से मिल जाएगी, या मैं बता रहा हूँ उसके बारे में वहां आपको वैसे मिल जाएगी। गोविंद जायसवाल एक रिक्शे वाले का बेटा था, कुछ नहीं था खाने को, गरीबी थी, कमजोरी थी, बट ही हैड ए ग्रेट ड्रीम इन हिज माइंड। उसके माइंड में एक सपना था बड़ा, और वो इसलिए था कि मेरे पेरेंट्स इतने गरीब क्यों हैं, मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करने क्यों जाती है। दीज आर द रीजंस। मैंने पहले बताया कि रीजन आपको ना वो लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं, और अगर स्ट्रॉन्ग रीजन है तो वो बहुत पावरफुल होता है। यानी जो आपकी कमजोरियां हैं जितनी बड़ी, वो आपकी ताकत भी बन सकती है, बशर्ते आप उसको ले पॉजिटिवली। वरना तो कहते हैं इतनी कमजोरियां मैं तो कर ही नहीं सकता, वो वरना वो कहता है कि ये कमजोरियां हैं मुझे तो करना ही पड़ेगा। मेरी मदर लोगों के घर के काम करने जाती है, इसलिए मुझे बड़ा आदमी बनना ही पड़ेगा। मेरे फादर गरीब है, मुझे तो बनना ही पड़ेगा, मतलब वो अपने आप को पॉजिटिव लेता है। और वैसा ही गोविंद जायसवाल ने किया। उसने, चूंकि अब घर में तो गरीबी थी, जो ये झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, तो पास में वो एक कोई कॉलोनी थी, पॉश कॉलोनी थी, वहां गया, बच्चे खेल रहे थे उस कॉलोनी में, वो वहां जाके जो खड़ा हो, तो वो पोस्ट कॉलोनी के बच्चे थे, उन्होंने सोचा ये गरीब सब कहाँ से आ गया, फटे आए से, कपड़े भी फटे हुए हैं, कौन है। तो उससे पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा मैं गोविंद जायसवाल नाम है, मैं पास में रहता हूँ। तो बच्चे जो कि एक कॉमन होते हैं, वो भेदभाव नहीं करते असल में। तो एक बच्चे ने उससे दोस्ती कर ली, उसकी बात में उसको अच्छा लगा उसको, और उसने दोस्ती कर ली उसको, गोविंद जायसवाल। वो उसे घर में जाता है 2-3 दिन बाद। उसके फादर देखते हैं कि गरीब सा फटा सा, कपड़े फटे हुए हैं, ये बच्चे के साथ कौन है। उसी कोठी में गया वो, तो उससे बच्चे से बुला के पूछा ये बच्चा कौन है। तो उसने कहा ये गोविंद जय नाम है इसका, और ये पास में रहते। तो उसका बाप बाहर आया आके, उससे तेरा नाम क्या है। तो बस अंकल मेरा नाम गोविंद है। कहाँ रहते हो। बोले ये पास में जो झुग्गी झोपड़ी है वहाँ रहते हैं। तेरा बाप क्या करता है, रिक्शा चलाता है। वो तो आग बबूला हो गया उसका बाप, उसकी गर्दन पकड़ी और बाहर फेंक दिया कैसे। बोले आइंदा से मेरी कोठी पे आने की आवश्यकता नहीं, मेरे बच्चे के साथ अगर आइंदा देख लिया तो मैं छोड़ दूंगा। बहुत डांटा उसको, इसको ऑलरेडी बैड। और उसको बड़ा क्यों लगा कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, मेरे को इतना ऐसा क्यों किया उसने। बच्चा अपसेट हो गया, छोटा बच्चा था। तो पास ही वो रोने लगा, रोने लगा। तो उसी कॉलोनी में एक लड़का जो बाहर से आया था, वो आईएएस की तैयारी कर रहा था। तो लड़का जब रोने लगा, रोते रोते जा रहा था, उसको पता था कि इसको उस अंकल ने कुछ कहा है। उसने रोका उसको कि बेटे क्या हुआ। बोले अंकल ये मैं के बेटे का दोस्त मर गया था कुछ दिन पहले, आज मैं इनके घर गया तो उसके बाप ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे डांटा, मुझे धक्का दे दिया। वो भी जो लड़का था वो भी किसी गरीब घर से था, उसने उसको भी बड़ा वो सेंटिमेंटल हुआ। उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, तो ये तेरी कमजोरी उसकी नहीं है, ये तेरा कसूर है। बोले मेरा क्या कसूर है। बोले तेरा कसूर ये है कि तू गरीब है, तू रिक्शे वाले का बेटा है। तो उसको चूंकि वो तो करना चाहता था लाइफ में, तो उसने कहा कभी किसी तरह दूर हो सकता है कि कल को फिर कोई सामने सामने बात नहीं करे। तो बोले उसने हो सकता है। बोले कैसे। बोले मैं यहाँ पे आईएएस की तैयारी करने के लिए आया, और आईएएस का मतलब कलेक्टर होता है। क्या अगर तू कलेक्टर बन जाए ना तो इस सेठ की तो औकात नहीं है, तेरे इस बड़े बड़े सेठ तो तेरे आगे पीछे घूमेंगे अगर तू कलेक्टर। तो चूंकि वो तो सत्ता था, तो गोविंद जायसवाल उस समय चीखा जोर से कि अंकल अब मैं आईएएस ही बनूंगा। और वही बच्चा घर पे अपने माँ बाप को आके कहता है कि मुझे आईएएस बनना है। उसका बाप समझता नहीं आईएएस क्या होता है। तो उसने फिर गाँव में समझाया कि गाँव में जब आपने कई बार गाँव में गाड़ियाँ आती थी, पुलिस की गाड़ियाँ आती थी, उसके पीछे एक आदमी गाड़ी में एक व्यक्ति आता था और सारे खड़े हो जाते थे, पूरा गाँव खड़ा हो जाता था। उस गाड़ी में जो उतरता था
वो बनना चाहता हूँ। बोले तो कलेक्टर बनना चाहता है। तो उसके बाप भी बड़े उत्साहित हुए कि मतलब मेरा बेटा ऐसा सोच सकता है। तो अब वो स्टोरी क्योंकि लंबी है, बहुत बड़ी लंबी स्टोरी हो सकती है इसकी, तो मैं कहना ये चाहूँगा कि उसने बाप ने उसको कहा कि बेटा तू कुछ भी कर, ठीक है, मैं रिक्शे वाला जरूर हूँ लेकिन तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमारे बाप मदर फादर हैं, वो गरीब हो सकते हैं लेकिन हमारे लिए वो दुनिया में सबसे बड़े आदमी है, क्योंकि वो जो हमारे लिए कर सकते हैं दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। और उसके फादर ने भी किया, एक रिक्शे वाले का था, उसने कहा बेटा तू कुछ भी कर, तेरे लिए रिक्शा है तो मैं तेरे लिए कुछ भी करूँगा। उसने अपनी जमीन बेची, गोविंद जयसवाल दिल्ली गया, पैसे बेच के, ये थोड़ी सी जमीन थी उनके पास एग्रीकल्चर की 1 बीघा के आसपास, वो जमीन बेची और वो दिल्ली गया। उसको मालूम था कि एक ही अटेम्प्ट है, पैसा यही है। तो स्थिति ये आ गई कि 6 महीने बाद गोविंद जायसवाल के पास में खाने के पैसे नहीं थे, 2 टाइम। तो उसने एक समय खाना कर दिया, चाय छोड़ दी उसने, यानी बीच में वो पैसा उसका खत्म हो गया। लेकिन एक ही अटेम्प्ट में उसने आपको IAS बना लिया। स्टोरी चूंकि लंबी है, बहुत बड़ी की जा सकती है, लेकिन मैं इतनी लंबी नहीं करना चाहूँगा। कहने का मतलब एक ही बात थी कि उसने उन सारी फेजेस को पार किया। जब उसका मजाक उड़ाया तो उसने परवाह नहीं की, उसको बुरे अनुभव से किया तो मतलब उसने परवाह नहीं की, और अल्टीमेटली ही बिकेम एन IAS एंड नाउ ही इज IAS करेक्ट। आज के टाइम में वो कलेक्टर है गोविंद जायसवाल, आप उसको नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने परवाह नहीं किया। जब उनकी मजाक उड़ी तो भी उसने टेक इजी किया, जब वो उसके व्यक्ति ने उसको घर से निकाला तो भी उसने अदरवाइज नहीं लिया, उल्टा पॉजिटिव लिया कि मुझे बनना है। उसने जाके लड़ाई नहीं की, उसने अपने पेरेंट्स से नहीं कहा कि रुक जाओ उसको मार के और मेरे पैसा किया देखते, ये नेगेटिविटी है। लेकिन पॉजिटिविटी ये है कि हमसे ऊपर बड़ा बनके दिखाए। ये 2 फेज जिसको निकालने आगे उसको जीवन में सक्सेस पाने से कोई नहीं छूटता। तो दीज आर द पैरामीटर्स कि आदमी कोई भी व्यक्ति सफल कैसे हो सकता है, कि हमें अगर मजाक को सहन करना आता है, प्रयास को सहन करना आता है और विरोध को सहन करना आता है, तो तीसरे चरण में आपकी सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू एंड ऑब्वियसली यू गेट इट। So these are. So, sir, what message will you like to deliver to your students? Well, Parvez, मैं आज के जो स्टूडेंट्स हैं, आज के जो यूथ हैं, उन्हें मैं मैसेज देना चाहूँगा। मैं चूंकि मैंने लाइफ देखी है तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका एक डिसीजन, आपका एक निर्णय आपको पहाड़ की चोटी पर पहुंचा सकता है, और आपका एक गलत निर्णय आपको पहाड़ से नीचे गिरा सकता है। तो चूंकि हमारे जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, उसकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो यूथ है, वो स्टूडेंट है। तो डॉक्टर कलाम से पूछा था कि आप मिसाइल मैन रहिए, वैज्ञानिक रहिए, आप इस देश के राष्ट्रपति रहिए, तो अब आप और क्या बनना चाहेंगे? अगर आपके सामने ऑप्शन रखी जाए कि आप चाहें जो बन सकते हैं, तो आप क्या बनना चाहेंगे? तो डॉक्टर कलाम ने बहुत पोलाइटली कहा कि देखिए, मैं निश्चित रूप से मैंने साइंटिस्ट रहा, प्रेसिडेंट रहा, लेकिन इस देश की जो रीढ़ है, बैकबोन है, जो पावर है, वो हमारा स्टूडेंट है। आज जो हमारा नेशन का जो फ्यूचर है वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में है, और इसको तैयार करने वाला एक टीचर है। तो ऑब्वियसली मैं एक टीचर बनना चाहूँगा। तो देखिए कितनी बड़ी बात, एक डॉक्टर कलाम जैसा व्यक्ति जो प्रेसिडेंट रह लिए, मिसाइल मैन रह लिए, साइंटिस्ट इतने बड़े रह लिए, उसके बाद भी इच्छा थी कि मैं टीचर बनूं। टीचर इसलिए नहीं कि मैं एक कोई पद की हिसाब से कि मैं छोटा या बड़ा, कोई मैटर नहीं करता है। उनके दिमाग में ये बात थी नहीं कि मैं टीचर बनने से कहीं छोटा होगा। वो तो टीचर की गरिमा बताई कि वो कितनी बड़ी गरिमा है, एक राष्ट्रपति बनने के बाद यहाँ पे, और वो इसलिए कि ये हमारा फ्यूचर है। तो डॉक्टर कलाम जो इसलिए जानते थे कि मैं जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो अपने बच्चों को बांट के जाऊँ, तो शेयरिंग करके जाऊँ। तो वैसे आपने मुझसे पूछा है कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो सीखा है कि एक स्टूडेंट के लिए एक बात कितने मायने रखती है, वो मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी डॉक्टर कलाम का फॉलोअर हूँ। आप जो लोग राष्ट्र के लिए इतना इन्होंने किया है, मैं समझता हूँ कि उनके पास बहुत खजाना था, और वो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम यूथ को देखे जाए। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए, लाइफ में 2 बात होती है। आप क्योंकि आज बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, आप अपना चेहरा खुद नहीं दे सकते, लेकिन आप गुरु देखता है इस बात को, और वो ये है कि आप प्रेजेंट किसमें फील करते हैं। लाइफ में 2 बात होती है, एक तो प्लेजर और एक पेन। जो भी काम करते हैं उसमें 2 ही बातें हैं, आइदर देयर इज प्लेजर, आइदर देयर इज पेन।
या तो आप उसमें पेन महसूस करते हैं, दर्द महसूस करते हैं, और या प्लेजर महसूस, आप खेलते हैं तो ये प्लेजर है। आपको लगता है कि आपको अपने फादर ने कहा कि आप पढ़िए 10 घंटे, आपको कहीं पेन लगता है तो वो पेन हो सकता है, आपके लिए हो सकता है, लेकिन एक प्रिंसिपल है कि वो चीजें जो हमें टेम्परेरी प्लेजर देती हैं वो एक समय बाद अल्टीमेटली परमानेंट पेन में बदल जाएगी। जैसे मैं आपको परमानेंट प्लेजर कौन सी है कि जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, मोबाइल चलाता है, चैटिंग करता है 6-6 घंटे 8-8 घंटे दिन के मोबाइल, उसको ये लगता है मजा आ रहा है, मैं दोस्तों से बातें कर रहा हूँ, शेयरिंग हो रही है, ये हो रहा है, उसको प्लेजर फील करता है। दीज आर द टेम्परेरी प्लेजर। मैंने पहले भी कहा कि टेम्परेरी प्लेजर किसमें कन्वर्ट होगी आने वाले समय में? परमानेंट पेन में। तो जो स्टूडेंट ये समझता है कि मैं चैटिंग कर रहा हूँ, व्हाट्सएप चला रहा हूँ, फेसबुक चला रहा हूँ, वॉन्डरिंग कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, पिकनिक कर रहा हूँ, दीज आर द टेम्परेरी प्लेजर। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टूडेंट अपने समय को वेस्ट कर रहा है, बेकार कर रहा है। और जो लाइफ में सबसे बड़ी चीज है वो है आपका समय, कि आपने उसको किसमें लगाया। ईश्वर सबको बराबर समय देता है, लेकिन हमने किसमें लगाया? टेम्परेरी प्लेजर में लगाया। तो वो स्टूडेंट जो किसी भी तरह से जिनमें बैड हैबिट्स, मैं बैड हैबिट्स कहूंगा कि वो खुद अच्छे से हो कि मैं टेम्परेरी प्लेजर में समय ज्यादा देता हूँ या टेम्परेरी पेन में। अगर पढ़ना सपोज कीजिए, अगर आपको पेन लगता है, आपको लगता है बड़ा मुश्किल काम है, तो आपको ये आगे आने वाले समय में परमानेंट प्लेजर देने वाला है। मैंने पहले भी कहा कि टेम्परेरी प्लेजर तो परमानेंट पेन देगी, और टेम्परेरी पेन अगर ये मान ली पेन है पढ़ना, ये मान लीजिए नहीं है, नहीं ये पेन, लेकिन कोई अगर ये भी मान ले कि साहब ये पेन है, तो इसका रिजल्ट ये है कि ये आपको आने वाले समय में कुछ ही बना सकता है। आप आईएएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, कुछ भी बन सकते हैं, जो आप सोचते हैं वो बनेंगे, लेकिन ये पेन आपको लेना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति बिना इसको लिए और सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। तो परमानेंट पेन अगर आप ले रहे हैं, आपको पढ़ना अगर पेन है तो आप उसको लें, जल्दी उठना अगर पेन है तो आपको लें, माँ बाप की डांट अगर आपको पेन लगता है तो लें, अगर पेन के तो लें, से सोचना नहीं चाहिए पेन है, लेकिन अगर आपको लगता भी है कि ये चीजें पेन है तो भी आपको लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप उसको इन चीजों से नहीं करेंगे तो आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। आप सुबह नहीं जल्दी उठेंगे तो आप ठीक से स्कूल पे नहीं जा पाएंगे, स्कूल पे नहीं जा पाएंगे, लेट तक सोएंगे तो वहां पर आपको अपने आप को कंसंट्रेट, यानी एक चीज की कनेक्टिविटी आगे फर्दर सारा दिन चलती है। आपका एक लेट उठना वो पूरे दिन को डैमेज करता है। सपोज कीजिए आप 9 बजे उठे, आपका स्कूल का टाइम नहीं 9:15 पे, कैसे हो गया आपके अंदर? पता नहीं कैसे कर सकते हैं आप? वहां जाएंगे आपका माइंड अपसेट रहेगा, आप कैसे पढ़ेंगे? आप हो सकता है लेक्चर में लेट पहुंचे वहां पे, तो जो पहले उन्होंने पढ़ा दिया वो मिस कर दिया। तो डेली जब ये रूटीन हो जाएगी, आपकी कंसिस्टेंसी टूटेगी, आपकी नियमितता टूटेगी, तो धीरे धीरे एक समय बाद हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और फेलियर की तरफ चलते हैं। तो वो चीजें जो हमें लगता हो कि मान लो पेन है तो हमें लेना चाहिए। हालांकि मैं फिर बार बार उसकी बातें जोड़ दे रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ कि आज की जो पीढ़ी है वो इन चीजों को पेन की तरह लेती है। वो उनको प्लेजर किसको बांध दिया? घूमना प्लेजर है, सिनेमा देखना प्लेजर है, चैटिंग प्लेजर है, व्हाट्सएप प्लेजर है, फेसबुक प्लेजर है, वो इनको प्लेजर बांध दिया। इसलिए मैंने पेन का शब्द दे दिया, हालांकि मुझे नहीं देना चाहिए क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है। आपके फादर अगर आपको कहते हैं तो वो आपकी ड्यूटी आपको लेना चाहिए, आपकी मदर आपको कहती है तो आपको लेना चाहिए, आपके गुरु आपको बात कहते हैं, क्योंकि जो काम गुरु और माँ बाप आपके लिए कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आपके माँ बाप के बाद में आपके गुरु जो स्कूल में है वो आपके फ्यूचर क्रिएशन के लिए, फ्यूचर निर्माण के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसलिए आपको अपने स्कूल्स की बातें, चाहे वो टीचर कोई भी है, किसी भी फैकल्टी है, उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, उनको लेना चाहिए। आपका लेक्चर चल रहा है, आपको पूरे घंटे में कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए, पूरा टाइमिंग देना चाहिए। खाली ये नहीं कि मैं हाँ फिजिकली बैठा, मेरा माइंड वहां रहना चाहिए। आप उसको प्रेजेंट फील करें, उस पेन को आप कन्वर्ट कर लें, तब आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज में आप प्रेजेंट फील करेंगे वो आसान हो जाएगा। मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं कि जब आप किसी चीज को एंजॉय करने लगते हैं तो फिर आप उसको वो लगता नहीं कि जैसे बोझ है। जैसे मैं एक घटना के माध्यम से बताऊं, एक बार एक लड़की थी 10 साल की, उसने अपने भाई 8 साल का भाई था, उसको बहुत में उठाना चाहता है। अब देखिए भाई की ध्यान देना, भाई की उम्र 8 साल, बहन की उम्र 10 साल, तो उसने अपने भाई को नहीं उठाया। तो रास्ते में एक आदमी उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, अरे इस भार को क्यों उठा रखा है तुमने? तो लड़की ने कहा नहीं अंकल, ये भार नहीं है, ये मेरा भाई है। देखिए जिसका कनेक्शन नहीं था, उस व्यक्ति का उससे कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए उसको बाहर लग रहा था। और जिस कनेक्शन था, जो प्यार करती थी उससे, उसको भाई लग रहा था, बोझ नहीं लग रहा था, जबकि बोझ तो वो ले रखा, उसने ले रखा था।
ठीक इसी तरह अगर आपकी पढ़ाई से जिस दिन आप प्यार करने लगेंगे, आपकी किताबों से आप प्यार करने लगेंगे, आपके स्कूल से आप प्यार करने लगेंगे, अपने बोर्ड से आप प्यार करने लगेंगे, ये सारा जो पेन वाली चीजें हैं ये आपको प्लेजर लगने लग जाएगी। मैं तो कहता हूँ पेन अंदर भी लो, लेकिन ये पेन नहीं लगेगा, फिर मजा आएगा, फिर आपको भी लगेगा मैं स्ट्रगल करना है, मुझे मजा आ रहा है, आज मैंने 8 घंटे पढ़ा मजा आ गया, कल मैं 10 घंटे पढ़ूंगा और मजा आएगा, फिर 12 घंटे पढ़ूंगा और मजा आएगा, फिर ये जो पेन की तरफ जो सारा ना ये प्लेजर में बदल जाएगा। और जब इस पेन को भी आप प्लेजर की तरह फील करोगे तो आपका वैसे आसान हो जाएगा। इसमें कंट्रीब्यूशन आपके परिवार के लोग करते हैं, जहाँ के माँ बाप हैं, और स्कूल में आपके टीचर्स करते हैं। ये दो व्यक्ति, एक आपका घर और एक स्कूल, ये दोनों मिलते हैं आपको राष्ट्र की बहुत बड़ी असर बना सकते हैं, जो कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है। तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए शुभकामनाएं हैं कि वो हमेशा ध्यान रखें कि मैं अपनी प्लेजर पे नहीं बल्कि इस तरफ ध्यान दूँ ताकि मैं अपने फ्यूचर को बेस्ट बना सकूँ, अपने टीचर्स के माध्यम से, अपने पेरेंट्स के माध्यम से, अपने स्कूल के माध्यम से, ताकि मैं भी राष्ट्र की कैसे बन सकूँ करना। थैंक यू सर।